Hello, my dear students. Welcome to Smart Sar by Rashmi, your one-stop solution for smart learning. So, in today's video, I'll be discussing with you the question answers of Chapter 1, Crop Production and Management of Class 8th. So, without any delay, let's get started. So, the question number 1 is fill-ups. The same kind of crops grown and cultivated on a large scale at a place is called as. हम सबको पता है कि जब हम एक ही तरह के प्लांट को लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़, जो सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तभी तो हम उसमें सीड सो कर पाएंगे. नेक्स्ट इज डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. सी, जब भी फार्मर सीड्स को सो करता है ना, उससे पहले वो एक टेस्ट परफॉर्म करता है. या हम भी घर में अगर अपने गार्डन में हम सीड्स सो करना चाहते हैं, प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं और हम मार्केट से सीड्स परचेज़ करके लाएं और काफ़ी टाइम से वो रखी थी, उनको यूज़ नहीं किया और फिर एक दिन ध्यान में आता है कि चलो आज क्या किया जाए, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और सीड्स को सो करते हैं. पर उससे पहले एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करके हम घर पे चेक कर सकते हैं कि सीड जो है उसकी क्वालिटी कैसी है. सिंपल क्या करना है, आपने एक ग्लास लेना है. सिंपली टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. पानी इसमें डाल दो, इसमें सीड्स को डालो. जो हेल्दी सीड्स होंगी तो वो क्या करेंगी बेटा, वो सिंक करेंगी, वो बॉटम में आ जाएंगी क्योंकि वो भारी है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है. और जो सीड्स ख़राब हो चुकी हैं, अंदर से खोखली हो चुकी हैं, लाइट वेट हो चुकी है ना, तो वो फ्लोट करेगी सरफेस पे, है ना. तो जो डैमेज्ड सीड्स हो जाती हैं, अंदर से ख़राब हो चुकी हैं, तो वो सरफेस पे फ्लोट करेंगी. तो ये सिंपल सा टेस्ट एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स. तो डैमेज सीड्स क्या करती हैं, हमेशा फ्लोट कर जाती हैं. फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल. तो कुछ मैंने बताया था ना, क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके भी क्या है, उसकी कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं. उसको न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट चाहिए. बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, प्लांट अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, है ना. और वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी क्रॉप को चाहिए ग्रो करने के लिए. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग आइटम्स. ओके, इसे मैच करेंगे हम. खारिफ क्रॉप, यू ऑल नो, मैंने आपको बताया था कैसे. कीचड़, कीचड़ कब होता है? रेनी सीजन में. तो रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप जो है हम ग्रो करते हैं? दैट इज़ पैडी एंड मेज. देन राबी क्रॉप, राबी, आर से राबी, आर से रजाई, तो ये है वीट, ग्राम एंड पी. देन केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं यूरिया एंड फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैन्योर, सबको पता है ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है. एनिमल वेस्ट हो गया, काउ डंक है, यूरिन है एंड प्लांट वेस्ट. सो दिस इज़ फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अगेन आई टोल्ड यू कि दो एग्जाम्पल हमें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए राबी एंड खारिफ क्रॉप की. तो खारिफ क्रॉप कोई 2 एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए. पैडी एंड मेज़ है. राबी क्रॉप वीट एंड ग्राम. ये एग्जाम्पल हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा देखिए, आपको बस मैं ये सजेस्ट करूँगी, अवॉइड रटिफिकेशन. समझो एंड ट्राई टू राइट आंसर, फ्रेम आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. वही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. बिकॉज हायर क्लासेस में आपको वही बुक वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. आपको अपने ही लैंग्वेज में अपने से ही आंसर्स को फ्रेम करके लिखना पड़ेगा. तो समझिए और आंसर्स को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए. अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या सोइंग या वीडिंग, थ्रेशिंग क्या होता है. तो पैराग्राफ में हमने बस उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है और क्या इम्पॉर्टेंट है
इम्पॉर्टेंस है, जैसे प्रिपरेशन की क्या इंपॉर्टेंट है। सोइंग है तो सोइंग में आप ये लिख सकते हो कि हम गुड क्वालिटी सीड्स और बैड सीड्स जो हैं उनको कैसे हम चेक कर सकते हैं, आप ये भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। वीडिंग पता है कि जो हार्मफुल प्लांट्स होते हैं या अदर प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ, उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम अगर डिस्कस करें तो पता है कि ये फर्स्ट मेथड होता है, ठीक है। की क्यों जाती है प्रिपरेशन, सॉइल को मुझे लूज़ करना है। लूज़ क्यों करना है मुझे सॉइल को, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो पाए, सो दैट कि रूट्स जो हैं वो डीप इनटू द सॉइल, रूट्स अच्छे से सॉइल में जाएं डीप और पेनिट्रेट कर पाएँ, ठीक है। जितना रूट्स जो हैं आपको पता है ना सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, तो वो प्लांट को फर्म खड़ा रहने में सपोर्ट देने में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। और जितनी सॉइल लूज़ होगी तो बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जितनी ज़्यादा फ्रेंडली माइक्रोब्स होंगे तो ह्यूमस जो है उतना ही सॉइल में उसकी फर्टिलिटी जो है वो उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सोइंग। तो सोइंग क्या है कि जब सीड्स को हम सो करते हैं क्रॉप में, तो हम सोइंग जब कर रहे हैं तो गुड क्वालिटी सीड्स और बैड सीड्स को हम डिफ्रेंशिएट हमें पहले कर लेना चाहिए। तो एक छोटी सी एक्टिविटी की हेल्प से हम कर सकते हैं। और सोइंग में आप लिख सकते हो कि ट्रेडिशनल कौन से टूल थे, जो फनल सिस्टम यूज़ किया जाता था। अब मॉडर्न हमारे पास सीड ड्रिल है, हम उसको यूज़ करते हैं सोइंग के लिए, ठीक है। आप दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी लिख सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। देन वीडिंग। वीडिंग क्या है कि जो कुछ भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो अलोंग हमारी क्रॉप के साथ ही क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। अब मुझे इनको रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि ये तो कंपटीशन कर रहे हैं मेरी क्रॉप के साथ, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, इनको स्पेस चाहिए, इनको सनलाइट चाहिए, इनको वाटर चाहिए। तो मेरी क्रॉप के साथ तो इनको कंपटीशन होना शुरू हो गया। तो मेरी क्रॉप के लिए तो ये बिल्कुल भी जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो इन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसलिए हम वीडिंग करते हैं। फिर आप थोड़ा सा ये भी मेंशन कर सकते हो कि वीडिंग हम कर कैसे सकते हैं। तो पढ़ा था हमने कि मैनुअली हम कर सकते हैं ना, बाय हैंड। तो बाय हैंड तो हम तभी प्रेफर करेंगे अगर हम सिर्फ अपने छोटे से गार्डन में ही वीडिंग कर रहे हैं। लार्ज स्केल में करना है तो हम कोई वीडीसाइड्स जो है उसको छिड़क सकते हैं, है ना। 2D हमने पढ़ा था, 2,4-D, तो हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने से क्या होता है, वीडीसाइड ही है वही प्लांट्स जो हैं अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स, वो क्या हैं, ये उनको ही इफ़ेक्ट करेगा, मेरी क्रॉप को ये इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेशिंग है। तो थ्रेशिंग क्या है, अब मैंने क्या किया, अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट किया मैंने। जब मेच्योर हो जाती है क्रॉप तो अब हम कटाई स्टार्ट कर देते हैं, उसको हार्वेस्ट करना। अब मुझे ग्रेन्स को अलग करना है ना, शाफ से ग्रेन को अलग करना है, मुझे दाने, मुझे जो अपना अनाज है उसको अलग करना है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अगेन इसमें भी आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो, ट्रेडिशनली थ्रेशिंग हाथ से की जाती थी, ऐसे पटक पटक के ना, एक स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक बंच ले लेते थे क्रॉप्स का और उसको ऐसे से हम क्या करते थे, ज़ोर ज़ोर से पटकते थे या हिलाते थे, तो उससे शाफ और जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते थे। बट नाउ डेज हमारे पास क्या है, एक ऐसा टूल आ गया है कॉम्बाइन, है ना, जो कि साथ साथ में जब हार्वेस्टिंग हम करते हैं तो साथ साथ में थ्रेशिंग भी अपने आप ही होती जाती है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है इस चैप्टर के। इस टॉपिक में से सीधा सीधा ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइज़र, या व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। बच्चे जनरली क्या लिख के आ जाते हैं, वो जब देखते हैं फर्टिलाइज़र है मैन्योर, वो डिफरेंस ही लिख के आता है। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फर्टिलाइज़र जो है वो कैसे डिफरेंट है मैन्योर से, लेट्स सी। तो क्या डिफरेंट है, पता है कि जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होते हैं, कमर्शियली अवेलेबल न्यूट्रिएंट हैं, है ना, कमर्शियली अवेलेबल हैं वो, यानी मैं बाज़ार से जाके ख़रीद सकती हूँ कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट। जब मैं क्रॉप को ग्रो करती हूँ और मुझे पता है कि मेरी क्रॉप को ये वाला पर्टिकुलर ये वाला न्यूट्रिएंट चाहिए, तो मैं अगर उसको छिड़कूंगी, मैं क्रॉप को दूंगी तो मेरी क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। तो कमर्शियली का मतलब क्या होता है कि बाज़ार से हम खरीद के ला सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ये बनते हैं। बट मैन्योर क्या है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय प्लांट, ठीक है। एनिमल वेस्ट जो है, मेरे किचन वेस्ट,
जो थे, जो प्लांट जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग, या जैसे लीव्स हैं जो अपने आप गिर जाती हैं नीचे, तो रॉटन लीव्स हो गई, तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा किचन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, तो ये सारा क्या है, मैन्योर, यानी एक ऑर्गेनिक चीज़ है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल से ये बनता है। फर्टिलाइजर्स की मैं बात करूँ तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, बट मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनता है। अब फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, दे इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग देम नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, वेयर एज मैन्योर दे हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। द एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र टू द सॉइल रिक्वायर्स स्पेशल गाइडलाइंस। अब मुझे अगर फर्टिलाइज़र्स को अपनी सॉइल में डालना है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं एक्सेस अमाउंट में डालूंगी तब वो हार्मफुल हो जाएगा मेरी क्रॉप के लिए, और अगर मैं बिल्कुल ही कम अमाउंट में डालूंगी तो क्या पता जो डिज़ायर्ड जितना क्वांटिटी है न्यूट्रिएंट का, जितनी अमाउंट में चाहिए वो मेरी क्रॉप को मिले ही नहीं, वो तो डिप्राइव हो जाएगी न्यूट्रिएंट से, है ना। तो इसमें स्पेशल गाइडलाइन को हमें फॉलो करना पड़ता है। बट अगर मैं बात करूँ मैन्योर की, तो उस केस में ऐसा कुछ कोई स्पेशल गाइडलाइंस या ऐसा कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि मैन्योर जो है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल को ह्यूमस जो है वो प्रोवाइड करता है। एक्सेसिव यूज़ जब हम करते हैं फर्टिलाइज़र्स का अपनी क्रॉप में, तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है, जबकि मैन्योर को अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। एक तो उसमें यूज़फुल किस तरीके से है कि रिसाइकिल कर पा रही हूँ मैं अपना वेस्ट, जो मेरा किचन वेस्ट था या जो फार्म वेस्ट था मैंने उसको रिसाइकिल कर लिया, एनिमल वेस्ट था रिसाइकिल हो गया एक तरह से, वो कंपोस्ट की फॉर्म में, मैंने मैन्योर की फॉर्म में उसको यूज़ कर रही हूँ, तो वेस्टेज भी कम हो रही है। सेकेंड, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मैन्योर के। मैन्योर जो होता है, जो पर्कुलेशन रेट होता है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल में ह्यूमस जो है उसको इंक्रीज़ करता है। वेयर एज अगर मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करूँ फर्टिलाइजर्स का अपनी क्रॉप में, तो वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। इंस्टेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है मेरी क्रॉप को, तो उसको, उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको ये फुलफ़िल करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में क्या करता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, उसको ड्राई बना देते हैं, उसको हार्ड बना देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं अगर हम फर्टिलाइज़र्स को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़, यहाँ से तो सीधे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं या 3 मार्क्स के। ये क्वेश्चन भी श्योर शॉर्ट है कि इस चैप्टर से ना ये 2 टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का डिफरेंस, इन दोनों के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और इरीगेशन में भी जो मॉडर्न मेथड थे, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो व्हाट इज़ इरीगेशन क्यों करी जाती है भाई, प्रोसेस है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रॉप जो प्लांट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए पानी उनको सप्लाई करना है हमने रेगुलर इंटरवल में, है ना। अब नीड सबकी अलग अलग हो सकती है, पता है जो रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो होती है, मतलब वो रेनी सीजन में क्यों ग्रो होती है भाई, क्योंकि उनको पानी ही ज़्यादा चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तो इरिगेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, क्या है कि मैंने अपनी क्रॉप को पानी देना है रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये वेरी कर सकती है, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, जिसको किसी को, अब मिलेट्स हैं सबको पता है ना, मिलेट्स जो होती हैं उनको कम पानी चाहिए, तो वो कम पानी वाले इलाके में भी हम ईजिली उनको ग्रो कर सकते हैं, बट जिन क्रॉप्स को ग्रो करने में ज़्यादा पानी चाहिए तो फिर हमें प्रॉपर इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर करना पड़ता है। अब 2 मेथड है हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज़ करवा दूँ। तो स्प्रिंकलर सिस्टम पता है ना, अनइवन लैंड है जब मेरे पास, बिल्कुल एक फ्लैट लैंड नहीं है, अनइवन लैंड है ना, तो उस केस में ऐसी लैंड है तो वो अनइवन है और वाटर सप्लाई भी वहाँ पे कम है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम उस केस में बहुत इफेक्टिव हो सकता है कि हाई प्रेशर से हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो अनइवन लैंड है एक, मतलब सपोज वही फाउंटेन, जैसे पता है ना कि मैंने क्या किया, एक लैंड में से पाइप्स ऐसे ऐसे अनइवन लैंड थी तो यहाँ लगा दी, तो हाई प्रेशर से पानी आएगा, तो देखो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से ऐसे 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 पानी आएगा, कितना एरिया कवर कर रहा है। तो बस आपने ये ज़रूर लिखना है कि अनइवन लैंड है और अच्छी अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। पाइप से पानी जो होता है वो दिया जाता है
वर्टिकल पाइप्स लगाए होते हैं, ठीक है, और हाई प्रेशर में पानी जो होता है फ्लो करता है एक पंप से और क्रॉप्स में वो स्प्रिंकल होता है। और ड्रिप सिस्टम क्या है इस केस में, आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि जो ड्रिप सिस्टम है वो अच्छा सिस्टम इसलिए क्योंकि वो जो वाटर की वेस्टेज है ना वो इसमें सिर्फ बिल्कुल कम होती है। ऐसे मेरी अगर कोई क्रॉप, एक मेरा मैंने ये क्रॉप को लगाया हुआ है सपोज़, वेट, ठीक है, ये क्रॉप है। अब मैंने क्या किया, ड्रिप सिस्टम से ऐसे यहाँ पे ड्रिप लगा दी, यहाँ पे ड्रिप, जैसे इंजेक्शन लगता है ना, तो पर्टिकुलर हम देखते हैं ड्रिप लगती है तो किस किस मुझे प्लेस पे लगाना है उसको, तो वैसे ही ड्रिप से मैं क्या कर सकती हूँ, वाटर की जो वेस्टेज है उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। रूट्स ऑफ प्लांट में ही डायरेक्टली पानी जाता है, एक तो ये ज़रूर हमने लिखना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप और सीधा रूट्स ऑफ प्लांट में जाएगा। मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, कोई पानी की वेस्टेज नहीं होती। और जहाँ पे पानी मेरे पास कम है, जिन एरियाज़ में मेरे पास ज़्यादा पानी नहीं है तो मैं चाहूँगी पानी की वेस्टेज ना हो, तो उन एरिया में हम ड्रिप सिस्टम जो है उसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वीट इज सोन इन खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन। बेटा ये देखो, अब इस वीट की जगह ना आपको कुछ भी बोल सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर वीट खारिफ सीज़न में सो हो रही है तो क्या है, हर क्रॉप एक पर्टिकुलर सीज़न में ग्रो होती है, इसलिए क्योंकि वो सीज़न जो होता है, ठीक है, वो उसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है। क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, उसको ग्रो करना है, वाटर चाहिए, फिर उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, फिर वो न्यूट्रिशनल नीड्स तो हैं ही हैं कि क्या क्या उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, फिर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर ली उसने और पानी मिल गया तो कोई भी क्रॉप ग्रो हो जाएगी, नहीं। अलग अलग सीज़न में इसलिए ग्रो होती हैं क्योंकि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किस तरह की सॉयल थी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्या न्यूट्रिशनल नीड थी। अब कोई क्रॉप जो है वो रबी सीज़न में ग्रो होती है, ठीक है, ठंड वाले सीज़न में, और अब मैं उसको खारिफ सीज़न में अगर मैं ग्रो करने लगूँगी तो क्या हो जाएगा, मतलब कि पानी है ना, पानी भी वाटर कितना चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए। अब मैं किसी क्रॉप को जो कि ठंड में ग्रो होती है और उसको मैं मानसून वाले सीज़न में, रेनी सीज़न में ग्रो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा पानी से भी ख़राब हो जाएगी, गर्मी से ख़राब हो जाएगी, मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगी, ह्यूमिडिटी से ख़राब हो सकती है ना। तो इन क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक स्टैंडर्ड आंसर ही लिखना है कि जो क्रॉप ग्रो होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। टेम्परेचर है, अडेप्टेबिलिटी ऑफ पेस्ट है ना, ह्यूमिडिटी है, वाटर कितना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो उसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी तो फेवरेबल ग्रोथ जैसी मुझे चाहिए वैसी वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। एक फील्ड में बेटा जब हम बार 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 क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और मैं इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे रही हूँ, मैंने एक क्रॉप ग्रो की, वो मैच्योर हो गई, मैंने हार्वेस्ट कर ली, बस दूसरी कर ली, तीसरी क्रॉप, ऐसे रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूशन प्लांटेशन करते हैं फील्ड में तो वो क्या करती है, मेरे सॉइल के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, तो जो सॉइल होती है ना इनसे डिप्राइव हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। अब एक क्रॉप जब मैंने ग्रो की तो उसने सॉइल का जो न्यूट्रिएंट था वो तो सारा ले लिया, दूसरी ने भी बचा कुचा ले लिया, तीसरी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो सॉइल को हमें थोड़ी टाइम के लिए खाली छोड़ना चाहिए सो दैट वो क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से रीगेन कर पाए। तो थोड़े टाइम के लिए हमें उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन यू कंट्रोल दैम। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रो करते हैं, ये ज़रूर लिखना है कि क्यों, इनसे क्या नुकसान होता है, क्योंकि ये कंपटीशन करने लगते हैं सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए। और हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वही इसमें भाई आप लिखोगे मैनुअल मेथड्स भी होते हैं कुछ कि हाथ से रिमूव कर लिया, और कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं कि हमने स्प्रे कर लिया केमिकल्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें इसको सीरियल ऑर्डर में इंक्रीज़ करना है। तो हमें पता है ना सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो प्रिपरेशन जो है वो मैं करूँगी। प्रिपरेशन मैं कैसे करूँगी, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। प्लोइंग से मैं प्रिपरेशन करूँगी, ठीक है। और प्लोइंग के बाद हम क्या करते थे, सीड्स को सो करते हैं। जब सीड को हम सो करते हैं फिर हम क्या करते हैं, मैन्यूरिंग करते हैं। मैन्यूरिंग के बाद इरिगेशन हम करेंगे, फिर उसको जब पक जाएगी तो हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको फैक्ट्री में हम भेज देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।